हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल। इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में हम बर्डन ऑफ प्रूफ कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने 101 से लेके 105 तक के जो है एस्पेक्ट्स को डील किया था। आई होप उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर ही ये हमारा पार्ट 2 है। अभी तक टोटल हम अराउंड 20 लेक्चर लेके आ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर जो है आपका 21 है। 21 जो लेक्चर है। अगर बाकी के 20 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उन 20 लेक्चर्स का जो है आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की, उसमें जाके आप बाकी उनको देख सकते हैं। तो बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए पार्ट 2 रहेगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये चाहे किसी भी स्टेट जुडिशरी का आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ से क्वेश्चन 100% आता है, MCQ। और मेंस में भी कई बार इसके क्वेश्चन बनते हैं। सो इसको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ें और इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस घंटी को भी दबा लें, जिससे कि जो नए नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। डियर इंग्लिश फ्रेंड्स, अभी तक हमने बर्डन ऑफ प्रूफ में 101, 102, 103, 104 एंड 105 इन 5 सेक्शंस को हमने प्रीवियस वीडियो में डील किया था। जिस किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज उनको जरूर देख लें, सो दैट कि आपको बर्डन ऑफ प्रूफ अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ एंड व्हाट इज ओनस ऑफ प्रूफ। इन दोनों ही टर्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि देखो सब कहते हैं कि बेयर एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, लेकिन अब ओनस ऑफ प्रूफ जो है ये बेयर एक्ट में कहीं भी नहीं दिया गया, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बेयर एक्ट से बाहर से भी पूछी जाती हैं। वो हालांकि उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं बेयर एक्ट में ही, बट वो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं जिन्हें देख के एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनस ऑफ प्रूफ। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। 101 जो है ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है, यानी कि पूरे केस का बर्डन किसके ऊपर रहता है, जो कोर्ट से अपनी जजमेंट चाहता है। ये प्लेंटिफ हो सकता है, आपका प्रोसिक्यूशन होता है, एंड इट नेवर शिफ्ट, इट नेवर शिफ्ट। जबकि 102 में क्या है कि मान लीजिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया, कोर्ट में कोई केस जाता है और वहां पे कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया, तो फिर कौन केस हार जाएगा। बिट्स बहुत सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया, जो केस हार जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा, एंड दिस इज नोन एज ऑनस ऑफ प्रूफ एंड इट इज ऑलवेज शिफ्ट। ये हमेशा शिफ्ट होता है। जैसे कि हमने बात की थी टेनिस के मैच की, शटल जिसकी तरफ गिर जाएगी वो हार जाएगा। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया, एक्यूज्ड उसको डिस्प्रूव करेगा, एक्यूज्ड ने कोई नया फैक्ट दिया, उसको प्रोसिक्यूशन फिर बाद में डिस्प्रूव करेगा। तो इसी तरह से ये गेम चलता रहेगा। इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस। 103 बात करता है जब कोई एक किसी पर्टिकुलर फैक्ट की, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, अब उस पर्टिकुलर फैक्ट को आप प्रूव कराना चाहते हो, आप चाहते हो कोर्ट आपकी उस बात को मान ले, तो जो चाहता है कि कोर्ट उस बात को मान ले, जैसे कि प्ली ऑफ एलिबी। अब आप चाहते हो कि जिस दिन ये ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन मैं चेन्नई में था, दिल्ली में नहीं था, कोर्ट इस बात को मान ले, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, आपके ऊपर है। प्ली ऑफ एलिबी हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन 11, फैक्ट्स नॉट रिलेवेंट अदरवाइज बिकम रिलेवेंट। ठीक है, तो साथ में चीजों को रिवाइज भी करते रहना। इलस्ट्रेशन किसी का भी मिस नहीं करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन किसी का भी मिस नहीं करना है। हमने 104 को बहुत अच्छे से समझा कि यहाँ पे 2 फैक्ट होते हैं, फैक्ट 1 एंड फैक्ट 2। अब मैं फैक्ट 2 का जो है यहाँ पे एविडेंस देना चाहता हूँ, तो फर्स्ट आई हैव टू प्रूव दी फैक्ट 1। डाइंग डिक्लेरेशन देनी है तो मुझे पहले उसकी डेथ को प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में हमने डिफरेंस की बात की थी कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ में एक फैक्ट को अगर प्रूव कर दिया तो दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 112 में लेजिटिमेसी में अगर बर्थ विद इन 280 डेज है तो लेजिटिमेसी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि चाइल्ड इज लेजिटिमेट। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फैक्ट को प्रूव करना तो पहले दूसरे को करो, फिर ये भी प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि डिपेंडेबिलिटी ऑफ दी फैक्ट्स की यहाँ पे बात की थी।
105 को हमने आईपीसी के साथ पढ़ा था। आईपीसी में जो आपका जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है? 4 है। चैप्टर 4 आपको ना जैसे कोई किसी भी वेरिएबल एक्ट का चैप्टर बोला जाता है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दी सेक्शन रेंज की कहां से कहां आता है। 76 से 106 तक आता है और इसका भी एक चार्ट बना लें आप, ठीक है। सारे वेरिएबल एक्ट्स को आपस में जब लिंक करके आप पढ़ने लगेंगे, आपस में एक दूसरे से जोड़ के पढ़ने लगेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपके अंदर एक आपको पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, हाँ कि मुझे अब समझ आने लगी हैं चीजें। सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं कि स्टूडेंट इसको बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि ये सेक्शन बहुत छोटा है। सेक्शन 106 क्या कहता है कि स्पेशल नॉलेज की यहां पे बात की गई है। अब आप मुझे बताइए कि आपके किसी फ्रेंड ने या किसी जानने वाले ने आपको रात को किया मोबाइल पे कॉल, मोबाइल पे क्या आ गया उसका, आपके पास लास्ट कॉल आपको किया उसने। आपको कॉल करने के बाद वो क्या है, इन द मॉर्निंग उसने सुसाइड कर लिया। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, बट ही इज नो मोर। लेकिन लास्ट कॉल किसको की गई थी? आपको की गई थी। आपके और उसके बीच में क्या बात हुई? ये क्या है? दिस इज स्पेशल नॉलेज। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप एडवोकेट हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो भी इस फैक्ट को समझिए कि ये जब भी ऐसे केसेस आते हैं, लास्ट मोबाइल कॉल इज ऑलवेज डील्स अंडर द सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यहीं पे डील होती है। इसको यू कैन कनेक्ट इट विद द लास्ट सीन थ्योरी। जिसने उसको लास्ट में देखा, जिसने उसको लास्ट में देखा, वही उसी के पास स्पेशल नॉलेज है कि उसके बाद क्या हुआ। और कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। और कोई भी यहां पे नहीं बता सकता है। इसके लिए लैटिन मैक्सिम यूज होती है, रिस इप्सा लोकेटर। रिस इप्सा लोकेटर एक आपकी लैटिन मैक्सिम है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि थिंग्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, चीजें अपने बारे में खुद बोलती हैं। भाई देखिए, जब जैसे हमने मोबाइल वाला जो एग्जांपल लिया है, तो वो सीधा सा क्या है, वो इसी बात को तो शो कर रहा है। अब यहां पे देखिए, जब कभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है। क्योंकि भी जो आखिर में जो घटित हुआ है, लास्ट सीन थ्योरी, हम इसीलिए इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट में जो हुआ है उसी को पता है कि कहां क्या हुआ है। समझ रहे इस चीज को आप? इसके लिए एक बहुत अच्छा केस है, राम गौतम चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001। राम गौतम चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस में एक लैटिन वर्ड यूज हुआ था, इसीलिए मैंने केस आपको बताया ताकि आपको वो भी पता लगे। कॉर्पस डिलेक्टी, कॉर्पस डिलेक्टी। कॉर्पस डिलेक्टी क्या होता है? डेड बॉडी। अब यहां पे क्या है कि भाई आई विटनेस एक मिला इस केस में, और आई विटनेस ने क्या कहा कि एक्यूज्ड को उसने देखा है डेड बॉडी को ले जाते हुए, विक्टिम को उसने मारा और उसकी डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया? अब भाई सीधी सी बात है कि जब ये तो उसकी स्पेशल नॉलेज में है कि उसने क्या देखा। किसकी स्पेशल नॉलेज में है? विटनेस की, क्योंकि और तो किसी ने देखा नहीं है, उसी को पास वो स्पेशल नॉलेज है। तो दैट बिकम रिलेवेंट अंडर सेक्शन 106। अब 106 को बेयर एक्ट में समझते हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज, स्पेशल नॉलेज में जिसको है,
व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली within the knowledge of any person the burden of proving that fact is upon him। भाई जिसको स्पेशल नॉलेज है वही तो प्रूव करेगा, और किसको बुला के पूछेंगे? किसी बात की स्पेशल नॉलेज आपको है, अब फोन कॉल तो पता लग गई उसने आपको किया था, लेकिन लास्ट में क्या बात हुई आप दोनों के बीच में, ये एक स्पेशल नॉलेज है, किसी और को हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सो इट बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 106। इसके दोनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट which the character and circumstances of act suggest, the burden of proving that intention is upon him। जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है किसी के साथ इंटेंशन के साथ जो उसके कैरेक्टर और सर्कमस्टांसेस सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसका जो कैरेक्टर है, उसके जो हालात है उनसे विपरीत उसने कोई काम कर दिया है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग उसके ऊपर रहेगा। कोई चोर है, कोई आपके गांव में बहुत चोर आदमी, उसने किसी का सामान उसके घर पहुंचा दिया, आप क्या कहोगे कि भाई ये लग नहीं रहा इसने ऐसा क्यों किया है? कुछ तो कारण है, कुछ तो है दया इसमें, कुछ तो है। एसीपी प्रद्युम्न आपके अंदर वहां पे आ जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? ये उस व्यक्ति के ऊपर रहेगा जो अपने कैरेक्टर और हालात से हटकर कुछ ऐसा काम करता है। अब इलस्ट्रेशन बी देखिए कि ए के ऊपर चार्ज लगा है कि ये एमसीक्यू ना बहुत बार पूछा गया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई सारे स्टेट जुडिशरी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ए के ऊपर चार्ज लगा है कि वो ट्रेवल कर रहा है ट्रेन में विदाउट टिकट और टीटी ने उसको पकड़ लिया है। आपने बहुत बार किया होगा, ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। ए के ऊपर चार्ज क्या लगा है कि वो ट्रेवल कर रहा है रेलवे में बिना टिकट के। अब टीटी ने उसको पकड़ा, अब उसने क्या कहा कि जी मैंने टिकट तो लिया था, हम सच बोल रहे हैं हमारे पास टिकट था, खो गया। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है कि टिकट था? क्या टीटी के ऊपर है? आपने टीटी को कह दिया जी मेरे पास तो टिकट। देखो लॉजिकल सोचेंगे तो आपको चीज का आंसर यहां मिल जाएगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपका ए के ऊपर ही रहे, क्योंकि ये ए की स्पेशल नॉलेज में है कि उसने टिकट लिया कि नहीं लिया। या कोई और उसकी जगह विटनेस खड़ा हो सकता है? नहीं, ये इसी की स्पेशल नॉलेज में है। तो द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन ए। यहां पे एमसीक्यू के लिए तीन चीजों को हमेशा याद रखें। पहला तो दोनों के दोनों इलस्ट्रेशंस आपके दोनों आपको पता होने चाहिए कि सेक्शन 106 के क्या बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो पूछे जाते हैं, कभी ऐसे ही उठा के एग्जाम में दे देता है। दूसरा एमसीक्यू बनता है, कभी आपसे पूछ लेगा कि रिस इप्सा लोक्यूटर किस सेक्शन से बिलोंग करती है, ये लैटिन मैक्सिम, ठीक है, तो ये बिलोंग करती है सेक्शन 106 से। ये दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज करके ही पूछ सकता है कि स्पेशल नॉलेज अगर किसी को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? 106 के तहत जिसको स्पेशल नॉलेज है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। बस ये तीन चीजें अगर आपने पता कर ली तो इसके एमसीक्यू में आपके 100% मार्क्स आ गए हैं। इससे मेंस का क्वेश्चन नहीं बनता है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ की। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अब एक चीज सोचिए कि जब हम सेक्शन 4 पढ़ रहे थे तो हमने तो कहा था कि प्रिजम्पशन जो आती है ये भाई एक आपका मे प्रिज्यूम होता है, और जो मे प्रिज्यूम आपका आता है 86 से लेके 88, उसके बाद आपका 90, 90A, और उसके बाद सीधा 111A, 113, 114, 113A और 114 ये आते हैं। लेकिन सेल्फ प्रिज्यूम में भी ये चीजें नहीं आती। लेकिन प्रिजम्पशन अगर आप सच में देखेंगे तो 105 से ही शुरू हो जाती है। प्रिजम्पशन 105 से ही शुरू हो जाती है। ये चीज यहां पे ध्यान देने की है। अभी 107 में और 108 में एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मैंने एक प्रिजम्पशन ली है, किस चीज की? प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ।
इसको याद करने के बाद आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि इसको नहीं भूलेंगे। एंड दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस बोथ। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया आपका हरियाणा जुडिशरी में, अभी इसी बार इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ में और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये 107 में डील होती है, इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये 108 से डील होती है, इंडियन एविडेंस एक्ट। 7, शादी जब आप कोई करता है तो जो पवित्र अग्नि है उसमें सप्तपदी लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में हमने पढ़ा था, यानी कि 7 फेरे। 7 फेरे, जब कोई 7 फेरे लेता है तो एक नया जीवन मिलता है व्यक्ति को, ठीक है। वो अलग बात है कि उसके बाद व्यक्ति खुश रहता है या दुखी रहता है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। वो सबके जीवन का अलग अलग एक पहलू है। तो 7 फेरों से क्या मिलता है? नया जीवन मिलता है। इसीलिए 107 में क्या है? लाइफ की प्रिजम्पशन है। इसको आप 7 फेरों से याद रखिए कि 7 फेरे लेने से शादी होती है, नया जीवन मिलता है, इसीलिए 7 फेरे हैं। तो भाई जहां 107 आ गया, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है। 108, ठीक है, 8 में किसी 7 में लाइफ है तो 8 ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाना चाहिए कि वहां पे डेथ की प्रिजम्पशन है। इसको भी किसी फनी चीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें भले ही थोड़ी सी चाइल्डिश लगती है, बट ये चीजें आपको वो सेक्शन याद रखने में बहुत मदद करती है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने पढ़ा है, 2 घंटे बाद आप खुद इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ था और किसमें प्रिजम्पशन ऑफ डेथ था। आप खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझे। अभी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स प्लीज फुल्ली कंसंट्रेट और हेडफोन लगाकर ये वीडियो जब सुने। देखिए, जब भी कोई वीडियो सुनते हैं हेडफोन लगाकर सुने, किसी रूम में अकेले बैठकर सुने, कोई डिस्टरबेंस आपके पास नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ती है और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने ये तो याद कर लिया कि 7 से कि 107 में जो है ये लाइफ प्रिजम्पशन है, 108 में डेथ प्रिजम्पशन है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है। जब शादी होती है तो चीज़ें लंबे समय तक निभाई जाती है। जब शादी होती है तो चीज़ें लंबे समय तक निभाई जाती हैं, इसलिए यहाँ आपको याद रखना 30 साल। जिसने 30 साल एक साथ निकाल दिया, पूरा जीवन एक साथ निकालेगा, ठीक है। और मरने के बाद क्या है? 7 साल में सबको भूल जाते हैं, तो यहां आपको याद रखना है 7 ईयर्स। मरने के बाद एक संख्या कम हो जाती है दुनिया से, इसलिए 108 था तो 8 से कम हो गए 7 हो गया। यानी कि अब बस आप किसी भी तरह से याद रखें, आपको टर्म क्या याद रखनी है? 107 में 30 साल है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है, 108 में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है और 7 साल है। अभी 30 साल में क्या है, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को। 30 साल में जब मान लीजिए अब कोई कह रहा है कि 30 साल में किसी व्यक्ति को ये मान लिया जाता है कि विद इन 30 ईयर्स ही इज अलाइव, उसको 30 साल में जिंदा देखा गया है, तो कोर्ट ये मान लेता है कि वो बंदा ही इज लाइव, जिंदा है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? जो ये कह रहा है कि वो मर चुका है, यानी कि जिसने कहा कि वो मर गया है, जो क्या कह रहा है? मर गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको कि जो प्रिजम्पशन के अगेंस्ट जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा। हु इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिजम्पशन, बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन हिम। सेक्शन 107 को फिर से रिपीट कर रहा हूं, 107 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ से डील करता है। अगर किसी को 30 साल में जिंदा देखा गया है, कोर्ट ये मान लेगा कि ही इज अलाइव, ठीक है, कि ही इज अलाइव, और बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर रहेगा जो कहता है कि वो मर गया है, ठीक है, ही इज अलाइव। अब 108 पर आते हैं। अगर 7 साल तक जिन व्यक्तियों को उसके बारे में पता होना चाहिए, किनको पता होना चाहिए? उसके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है, पिछले 7 साल से कुछ नहीं सुना है, तो कोर्ट ये मान लेगा कि ही इज डेड, ही इज डेड, वो मर चुका है। 7 साल में अगर उसके बारे में नहीं सुना गया है, किसके द्वारा? उसके जो नियर रिलेटिव्स हैं, जिनको पता होना चाहिए,
अब मैं कहता हूं कि नहीं जी वो तो जिंदा है, मैंने उसको देखा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कह रहा है कि ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, जो कह रहा है कि वो जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे जाएगा जो प्रिजम्पशन के अगेंस्ट जाएगा। एक सीधा सा रूल यही याद रखना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस व्यक्ति पर जाता है जो कह रहा है कि वो जो व्यक्ति बंदा है जो प्रिजम्पशन के अगेंस्ट की बात कह रहा है। अब इसको पढ़ने का तरीका बताता हूं मैं आपको, डायरेक्ट पे आ जाइए। कभी भी 107 और 108 को अलग ना पढ़े, इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 107 क्या कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, जो 30 साल में जिसको जिंदा देखा गया उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई व्यक्ति जिंदा है या मर गया, एंड इट इज शोन दैट ही इज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, और ये दिखाया गया कि 30 साल में वो जिंदा तो था, उसको 10 साल पहले वहां देखा गया था, सुना गया था, वो जिंदा है। ये बात प्रूव कर दी गई, ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, इट शुड बी प्रूव्ड। जब ये प्रूव हो जाता है कोर्ट में तो फिर बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपके हरियाणा जुडिशरी में, बिल्कुल डायरेक्ट से उठा के। जो ये अफर्म करता है कि वो मर चुका है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा। अब एग्जाम में बहुत तेज है आजकल, वो यहां पे क्या कर देगा, he is alive, who affirm that he is alive, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर थोड़ी होगा जो कह रहा है, वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, कोर्ट प्रिज्यूम कर चुका है वहां पे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब 108 को 108 ना माने, इसको काट दे, हम इसको 108 नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है? दिस इज प्रोवाइजो, हम प्रोवाइजो पढ़ते हैं, ये आपका एक प्रोवाइजो है। क्या है? एक्सेप्शन है। प्रोवाइजो किसका है? 107 का। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स। देखिए इसकी स्टार्टिंग ही कहां से होती है? प्रोवाइडेड। मैंने इसीलिए क्या कहा कि ये क्या है? प्रोवाइजो है 107 का। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर मैन इज अलाइव और डेड, सेम लैंग्वेज है, and it is proved that he has not been heard for 7 years by those who naturally have heard of him। अब आपने ये तो कह दिया कि 30 साल में जिंदा है, लेकिन प्रोवाइजो ये है कि अगर पिछले 7 साल में उसे नहीं सुना गया उसके बारे में, नेचुरली हैव हर्ड इफ ही हैड बीन अलाइव, अगर वो जिंदा होता तो किसको, किसी यार को, दोस्त को, अपने रिलेटिव को, पत्नी को, किसी को तो पड़ोसियों को पता होता। The burden of proving that he is alive is shifted, क्या लिखा गया है? shifted, मतलब यहाँ पे onus of proof की बात कह रहा है। किसकी कह रहा है? onus of proof की ये बात कह रहा है। the person who affirms it। अगर alive कहता है तो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? आपका वो जो व्यक्ति कह रहा है कि वो जिंदा है। 7 साल के अंदर अगर सुना गया तो इसको हमेशा 107 को और 108 को एक ही सेक्शन के तौर पर पढ़े तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब कभी कभी एक क्वेश्चन 108 से पूछा जाता है। अब मैं एमसीक्यू की बात कर लेता हूं। एमसीक्यू में पहली बात तो प्रिजम्पशन से पूछा जा सकता है कि 107 कौन सी प्रिजम्पशन है और 108 क्या है। ये क्या प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है और ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। अब 108 में पूछ लिया आपने कि ये क्या है, दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो दिस इज द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये क्या है? ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये हमेशा याद रखना, इट इज ए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये एमसीक्यू भी पहले पूछा जा चुका है। अगर उसे, अब एक चीज आपके माइंड में नहीं आई कि भाई 107 108 दो सेक्शन है तो इनमें कौन सा प्रीवेल करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा प्रोवाइजो प्रीवेल करता है। कौन प्रीवेल करता है? प्रोवाइजो प्रीवेल करता है हमेशा मेन जो आपका सेक्शन है उसके ऊपर। और प्रोवाइजो हमारा क्या है? सेक्शन 108। तो एक चीज सिंपल से अपने डायरेक्ट में लिख लें यहीं पे कि 107 पे 108 प्रीवेल करेगा, प्रीवेल करेगा।
अपने बिल्कुल हिंदी में या जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, आप मलयालम है, तेलुगु है, जो भी आपकी लैंग्वेज जिसमें आपको अच्छी कमांड है, पंजाबी है, उसी लैंग्वेज में लिखें तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद होती है। A4 पेपर जो मैंने आपको बताया था उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं और अपने बेरेक्ट में है सेलो टेप से इसको लगा देना है। आपका बेरेक्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा, मोटा होने के बाद जितना मोटा तगड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छे से पहलवानी करेगा, ठीक है। उसको स्लिम ट्रिम बनाने की मत सोचो, वो जितना मोटा होगा उतना आपको फायदा होगा, उतना आपका दिमाग शार्प होगा। वो जितना पतला होगा दिमाग उतना मोटा होगा। और मोटी बुद्धि वालों से जुडिशरी के एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेरेक्ट को मोटा बनाना है और दिमाग को शार्प बनाना है, तभी जाके हम अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अब आप बताइए 107 और 108 में किसी को डाउट है? एनी डाउट? चलिए, अगर आप फर्दर फिर भी कभी आपको डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा, तो भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 109 पे चलते हैं। अभी देखिए 109 क्या कह रहा है, ये रिलेशन की बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप। अब किस चीज का रिलेशन भाई? मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड और टीनेंट है। क्या है? लैंडलॉर्ड और टीनेंट अगर कोई है तो वहां पे क्या रिलेशन होगा उनका? दो लोग पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का रिलेशन क्या होगा? ठीक है। इन द केस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड टीनेंट और प्रिंसिपल एंड एजेंट, और आपका कोई प्रिंसिपल और एजेंट है, इनके बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कह रहा है। एक्चुअली दिस सेक्शन डील्स विद द कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप। कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप, कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप की बात कह रहा है कि मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड और टीनेंट है, कोई प्रिंसिपल और एजेंट है, कोई पार्टनर्स है, इनके बीच में क्या है? एक लीगल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? लीगल रिलेशन है। अब कोर्ट में जाके लैंडलॉर्ड कहता है कि ना जी वो मेरा टीनेंट नहीं है अब, या टीनेंट कहता है कि मैं अब टीनेंट नहीं हूं, तो भैया बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा जो कह रहा है कि अब ये रिलेशन खत्म हो गया। अदरवाइज कोर्ट विल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेता है वो यहां इंपॉर्टेंट है। कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप। वो अभी भी उसी रिलेशन में चल रहे हैं जिस रिलेशन में पहले थे। कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा। आपने किसी एक महिला को, पुरुष को पहले देखा है, कोई जेंट्स और लेडी, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, दैट मे बी। आपने वो कभी देखा पति पत्नी थे, जब आपको मिलेंगे तो आपके हिसाब से दोनों पति पत्नी है। अब उनमें से कोई एक बताएगा कि नहीं अब तो हमारा क्या हो गया है, तलाक हो गया, हम अलग अलग रहते हैं। लेकिन आपकी प्रिजम्पशन क्या रहेगी कि अभी भी ये पति पत्नी है। इसी तरह से कोर्ट इन 3 स्पेशल रिलेशंस में, अगर कोई लीगल रिलेशन में बन गया है, किसमें? प्रिंसिपल एजेंट में, लैंडलॉर्ड टीनेंट में और पार्टनर्स में, इन दैट केस कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट रिलेशन इज स्टिल एग्जिस्ट। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? ऑब्वियसली जो प्रिजम्पशन के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर जाएगा। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन्स आर partners, landlord or tenant, principal and agent, and it has been shown that they have been acting such, उनको दिखाया जाता है कोर्ट में कि ऐसे थे, तो burden of proving that they do not stand or have ceased to stand each other in those relationship respectively is the person who affirms it। अब tenant कह रहा कि मैं नहीं हूं उसका किराएदार, तो ये बात क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाता है कि तुम साबित करो कि तुम उसके टेनेंट नहीं हो भी। लेकिन वो तुम पहले टेनेंट और लैंडलॉर्ड थे, ये रिलेशन कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया जाता है। अब वो रिलेशन सीज हो गया है, वैसे आप नहीं रहे हो, दैट बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा जो कह रहा है कि अब से हमारा रिलेशन नहीं रहा है। ये 109 की प्रिजम्पशन है। आई होप आपको 109 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, भाई आपको इसमें कुछ नहीं करना है। दो लोगों के रिलेशन की बात कह रहा है। ये दोनों या तो प्रिंसिपल हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, ये लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, या फिर एक टेनेंट हो सकता है, या फिर ये दोनों आपस में पार्टनर्स हो सकते हैं।
इनके रिलेशन के बारे में प्रिजम्पशन बात करता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो कहेगा कि हम ऐसे रिलेशन में नहीं हैं, ठीक है, तो किसके ऊपर रहेगा, उसके ऊपर रहेगा। नाउ 110 को देखते हैं, ये बात कर रहा है ओनरशिप की। रिलेशन में आपको कोई डाउट? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि एक घर है, ये क्या है, कोई घर है, इसमें अब इस किसका पोजेशन है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का यहाँ पे क्या है, पोजेशन है। अब मैं कह रहा हूं कि ये इसका ओनर नहीं है, ये इसका ओनर नहीं है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे है कि मैं साबित करूं। बिकॉज एक लाइन लिख लीजिए, मेंस में बहुत काम आएगी। पोजेशन इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस फॉर द ओनरशिप। Possession is a prima facie evidence for the ownership. When the question is whether any person is owner of anything or which he is shown to be in possession, जो उसके possession में दिखाई गई है, the burden of proving that he is not the owner. अब मैंने कहा ना, मिस्टर बी ने कहा ना कि ए ओनर नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर रहेगा। जो प्रिजम्पशन से अलग बात, कोर्ट ये मानता है जिसके पास पोजेशन है उसी के पास उसकी ओनरशिप रहेगी। देखिए सीधी सी बात है, सेक्शन 107 से लेके 110 तक एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि जो प्रिजम्पशन से उल्टी बात करेगा, जो प्रिजम्पशन को नहीं मानेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, अब आप चाहते हो कोर्ट आपकी बात मान ले तो आप प्रूव कर दो भाई, वेरी सिंपल। तो 110 में आपका प्रूफ ऑफ ओनरशिप है। 110 तक कोई डाउट आपको? चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। 111 यहां पे देखिए गुड फेथ, ये जो एमसीक्यू में इसके इलुस्ट्रेशन बहुत बार पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू गुड फेथ ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज, वन ऑफ whom stands to the other in the position of active confidence। यहां जो वर्ड की वर्ड्स है आपके वो है एक्टिव कॉन्फिडेंस और दूसरा क्या है, गुड फेथ। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज ऑन द पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब आपको थोड़ा सा यहां पे एक्टिव कॉन्फिडेंस को समझने की जरूरत है। इट इज अ रूल ऑफ कोर्ट, ये क्या है, रूल ऑफ कोर्ट है। रूल ऑफ कोर्ट का क्या मतलब होता है कि जो पार्टी किसी एडवांटेज पोजीशन पर है, भाई मान लीजिए कोई एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो इसमें से एडवांटेज पोजीशन पे कौन है, टीचर है। अगर यहां पे कोई एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात आती है, कोई प्रूव करना है, तो कौन प्रूव करेगा, टीचर प्रूव करेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय क्लाइंट टू एन अटॉर्नी इज इन क्वेश्चन। गुड फेथ की बात हो रही है किसकी, किसी सेल की, किसी क्लाइंट के, किसी अटॉर्नी को। इज इन क्वेश्चन सूट ब्रॉट बाय क्लाइंट। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ, प्रूव क्या करना है, ट्रांजैक्शन का गुड फेथ प्रूव करना है। अब ये किसके ऊपर रहेगा, हमेशा याद रखना, जब दो ऐसे रिलेशन दिए गए हैं तो ये उस व्यक्ति पर रहेगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में, और एक्टिव कॉन्फिडेंस में कौन रहेगा, रूल ऑफ कोर्ट बताता है। रूल ऑफ कोर्ट क्या कह रहा है कि जो एडवांटेज लेने की पोजीशन में है, ये उसके ऊपर रहेगा। ये हमेशा आप इस लाइन को अगर आपने याद रख लिया तो इलस्ट्रेशन चाहे वो जैसा भी इसको चेंज करके दे दे, कुछ भी इसमें कटिंग कर दे, कुछ भी ऐड कर दे, आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम टू द एज। जस्ट कम टू द एज का मतलब क्या है, कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, यानी कि अभी तक वो माइनर था और वो अभी 18 साल का हो गया, तो ही बिकम्स मेजर। जस्ट कम टू द एज, अभी मेजर हुआ है, तो अपने पिताजी को ही उसने क्या किया, अपनी जो है खंडाला वाला जो बंगला है वो बेच दिया। अब क्या है, क्वेश्चन इन द सूट ब्रॉट बाय द सन, और फिर सन मुकदमा लेकर आ गया कि मेरे पिताजी ने जो बंगला बहुत सस्ते में खरीद लिया, मुझे धोखा दिया है, मैं तो गुड फेथ में दिया था। उन्होंने कहा कि कीमत इसकी 3 लाख रुपए ही थी, कीमत तो 3 करोड़ थी। इतनी थी
3 लाख में ले लिया भाई, और उसकी कीमत तो 3 करोड़ थी। पेटी थी, खोखा मिलना था, पेटी मिली मुझे, तो कैसे काम चलेगा। तो अब बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ, अब पिताजी ने उसके साथ धोखा नहीं किया है, गुड फेथ में वो सेल में उसने चीज ली है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ फादर पे रहेगा, बिकॉज फादर एक एडवांटेज पोजीशन पे है कि वो उस रिलेशन का एडवांटेज ले सकता है। ये रूल ऑफ कोर्ट है, दिस इज रूल ऑफ द कोर्ट। आयोग अभी सेक्शन 11 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों के सारे इलुस्ट्रेशन, जितने भी इलुस्ट्रेशन है यहां पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। अभी हम सेक्शन 111A को देखते हैं। देखिए सेक्शन 111A, इसमें सीधी सी बात रखनी है कि यहां से प्रिजम्पशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रिजम्पशन यहां से आपकी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज योर सेल्फ प्रिज्यूम, ये कहां पे आता है? आपका सेल्फ प्रिज्यूम में आता है। प्लीज रिमेंबर दिस। अब सेल्फ प्रिज्यूम में आता है तो ये कौन सी प्रिजम्पशन है? ये आपकी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं भी बता रहा हूं। और ये किस नेचर की है? दिस इज रिबटेबल नेचर। कैसा नेचर है? रिबटेबल नेचर की है। ये चीजें आपसे पूछेगा, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। वी विल स्टडी द 111A विद द आईपीसी। तो आपका होमवर्क ये है कि आप आईपीसी में 121 से लेके 130 तक, जो कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर 6 ऑफ द आईपीसी विच डील्स विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये आपको कल पढ़ के आना और कल हम इस सेक्शन को डील करेंगे। तो प्लीज रिमेंबर, आपको ये सारे सेक्शन कल पता होने चाहिए। उसके बाद हम इस सेक्शन का पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से और अपने कॉन्क्लूसिव प्रूफ को भी कल समझेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, सेम चैनल ऑन MK लीगल शिक्षा। अगर आपको सच में वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और आज के टॉपिक को मैं इसलिए लंबा नहीं कर रहा हूं कि अगर और ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपका माइंड मिक्सअप हो जाएगा। जितना हमने कवर किया है, रिमेंबर, आज चाहे तो इसको खत्म कर सकते थे, लेकिन इसको अभी खत्म नहीं करना है। आपको 101 से लेकर के 111 तक की सारी प्रिजम्पशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपका कल का होमवर्क है। और अगर कोई भी स्टूडेंट इसका चार्ट बना के स्पेशली मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजेगा या मुझे मेल करेगा, कहाँ पे मेल करना है आपको? MK लीगल शिक्षा सब स्मॉल में @gmail.com। तो मुझे आप मेल कीजिएगा। I will show that homework in the next video and that will become a much more beneficial to the our other legal aspirant. So please, जो मुझे चार्ट बना के बताया by name, I will show that homework in the video. So see you guys tomorrow at the same time, same channel. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।